हेलो स्टूडेंट, ट्रिकीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10 गणित अध्याय संख्या 1 रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं की। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड सभी के सभी MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। लगभग आपके इस लेक्चर में 30 से 40 प्रश्न मैं करवाऊंगा। इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड लगभग आपके 70 से 80 प्रश्न हैं जो इस चैप्टर में बने हुए हैं। MCQ क्वेश्चंस जितने भी होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें सारे 2 लेक्चर में कवर करवा दूंगा। हो सका तो इसी लेक्चर में अगर कवर हो गए सारे के सारे तो इस लेक्चर में कवर करवा दूंगा, नहीं तो एक और लेक्चर आपका आएगा जिसमें आपको आगे के प्रश्न दे दिए जाएंगे। इस लेक्चर में जितने भी प्रश्न हो सकेंगे मैं संभवतः उतने प्रश्न हल करवाने की कोशिश करूंगा। बाद बाकी के आगे के जो प्रश्न बचेंगे वो हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। उसके आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 0, 1, 0, -1, 1 और 2। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है? प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो प्राकृत संख्या नेगेटिव पॉइंट तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आपका जो बी पॉइंट है यानी ये इसका जो दूसरा पॉइंट है -1 वो तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 0, 1, 2। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में बोला गया है कि √12 का परमेयकारी गुणांक क्या है, या परमेयीकरण गुणांक है। √12 का परमेयीकरण गुणांक है। √12 के परमेयीकरण गुणांक निकालना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं √3, √2, √6, 2 √3। अगर किसी संख्या का परमेयकारी गुणक या परमेयकारी गुणांक ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना है। ये जो संख्या दी गई है इस संख्या के कर लेने हैं फैक्टर। फैक्टर करने पर क्या होगा? देखिए 12 के फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 के फैक्टर हो गए। अब ये जो 12 के फैक्टर किए गए हैं इसमें तुम्हें ये देख लेना है कि इस संख्या को मुझे रूट के बाहर लाना था, पूरी की पूरी संख्या को रूट के बाहर लाना है। तो पूरी रूट की संख्या बाहर लाने के लिए 2 का तो यहां पेयर बन गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 3 का पेयर बनने के लिए क्या करोगे? 1 3 की आवश्यकता पड़ी, तो 1 3 की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी कि इसको अगर बाहर लाओगे यानी परमेयकारी गुणक इसका जो हो जाएगा, जिसकी कमी पड़ेगी वही इसका परमेयकारी गुणक हो जाएगा। तो आपका √3 परमेयकारी गुणक हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में बोला जा रहा है कि 45 तथा 60 का माशा है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 45, 3, 1, 15। 45 और 60 दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों का माशा यानी कि HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब है, या कह सकते हो डेफिनेशन है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो
45 और 60 को पूर्णतः विभाजित कर सके, ऐसी संख्या को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, यानी कि जब हमने आप लोगों को 1.1 प्रश्नावली पढ़ाई थी, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना, तो मैंने वहां पे आपको अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM निकालना बताया। तो HCF निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या बनेगा, 3 से काटोगे 15, फिर 3 से काटोगे तो 5, और फिर 5 से काटोगे तो 1। आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या कह सकते हो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। कमेंट में आप इसका आंसर करेंगे। 60 के फैक्टर कर लिए। 60 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 से डिवाइड करोगे 30, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 15, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 5, और फिर 5 से डिवाइड कर दोगे तो 1। यानी कि 45 के फैक्टर करने पर क्या मिला, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। 60 के फैक्टर करने पर तुम्हें मिला 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। HCF का मतलब होता है वह कॉमन पद जो दोनों संख्याओं में उपस्थित हो, उभयनिष्ठ पद को लेते हैं। तो यहां से अगर देखेंगे तो 5 उभयनिष्ठ बन रहा है, उसके साथ साथ 3 का पावर यहां 2 है, 3 का पावर यहां 1 मान लेंगे। तो HCF के लिए न्यूनतम पावर को हमेशा उठाया जाता है। तो यहां से 3 उठाओगे, यहां से 5 उठाओगे, तो HCF जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी, चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। यानी कि 15 एक ऐसी संख्या है जो 45 और 60 को इक्वली डिवाइड करेगी, पूर्णतः डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो इसका HCF क्या बनेगा, 15 बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। सवाल नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक अशून्य परमेय तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य परमेय संख्या का मतलब क्या होता है, अशून्य परमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो शून्य के बराबर ना हो। ठीक है, वह परमेय संख्या जो शून्य के बराबर ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं अशून्य परमेय संख्या। जैसे कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी सारी क्या रहेंगी, अशून्य परमेय संख्या रहेंगी। और अपरमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या कह सकते हो, परमेय संख्या की डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परमेय संख्या कहलाती हैं, और वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बोला गया है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अगर हम गुणा कर दें तो कैसी संख्या प्राप्त होगी। ऑप्शन है आपके, हमेशा परमेय, हमेशा अपरमेय, एक परमेय या अपरमेय। तो देखिए जैसे कि मान लो 2 एक परमेय संख्या है और √3 एक अपरमेय संख्या है। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा गुणनफल जो बनके तैयार होगा वो 2√3 बनके तैयार हो जाएगा। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में और लेक्चर नंबर 3 में बताया हुआ है कि ये अपरमेय संख्या का कौन सा टाइप है, ये अपरमेय संख्या का दूसरा टाइप है, टाइप नंबर 2 है। तो ये कैसी संख्या, यानी कि एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का अगर आपस में गुणा कर देंगे तो सदैव अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। पहला ऑप्शन आपका है लासा, दूसरा ऑप्शन है मासा, तीसरा ऑप्शन है भागफल और चौथा ऑप्शन है शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इससे केवल और केवल 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का HCF निकाला जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या, HCF।
यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो, इसकी सहायता से HCF निकाला जाता है पूर्णांकों का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो कैसा रहेगा, सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में बोला जा रहा है, सवाल नंबर 6, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। पहला ऑप्शन 2p, दूसरा ऑप्शन p+1, तीसरा ऑप्शन p और चौथा ऑप्शन 2p+1। यानी कि p क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात कह सकते हो जो p है वो 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक अनंत होते, कहीं तक भी जा सकते हैं। अब ऑप्शंस आपके 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 2p, दूसरा ऑप्शन p+1, तीसरा ऑप्शन p और चौथा ऑप्शन 2p+1। अगर गौर से देखोगे तीसरा ऑप्शन तो यही हो जाएगा 1 2 3। अब यहां से देखो दोनों प्रकार की संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, पहले विषम फिर सम फिर विषम फिर सम विषम सम, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है तीसरे ऑप्शन के लिए। दूसरे ऑप्शन p+1 अगर करोगे तो क्या बनेगा, देखिए अगर गौर से देखें p+ अगर 1 करें तो p+1 करने पर क्या मिलेगा, 1+1 2 मिलेगा, 2+1 3 मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे p की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी, तो लेकिन पहले सम मिलेगा फिर विषम मिलेगा। फिर से वही कॉम्बिनेशन बन गया सम और विषम का। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि मुझे ढूंढना है सम धन पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2p। अगर यहां p बराबर 1 रखोगे तो 2 × 1 इक्वल टू 2 × 2 इक्वल 4, 2 × 3 इक्वल 6। यानी कि हर बार क्या हो रहा है, एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 में देखिए क्या बोला जा रहा है। सवाल नंबर 7 में बोला जा रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। पिछले सवाल में क्या निकालना था, सम धन पूर्णांक निकालना था। इस वाले सवाल में क्या निकालना है, इस वाले सवाल में विषम धन पूर्णांक निकालना है कि विषम संख्या क्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 6q। अब देखिए यहाँ पे q बराबर जो होंगे 1 2 3 4, क्योंकि बोला गया है कि q क्या है, धन पूर्णांक है, तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक, अनंत तक जाओगे। ठीक है, पहला ऑप्शन 6q, 6 × 1 करोगे 6 प्राप्त होगा, सम संख्या है। 6 × 2 करोगे 12 प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा, सम संख्या है। 6 × 3 करोगे तब भी क्या होगी, 18 प्राप्त होगी, सम संख्या होगी। ऑप्शन नंबर दूसरे को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 6q + 2। 6q का मान, पहला वैल्यू क्या निकला था 6, 6 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 8 आएगा। फिर दूसरा वैल्यू 2 जब रखेंगे, q बराबर 2 रख देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई थी 12, 12 में 2 जोड़ दोगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा। यानी किस प्रकार की संख्याएं निकल रही हैं, सम संख्याएं निकल रही हैं। यानी कि ऑप्शन पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 6q + 1। ठीक है, तो 6q का वैल्यू, पहला वैल्यू 6 था, 6 + 1 करोगे कितना निकला, 7 निकला। दूसरा वैल्यू 12 था, 12 + 1 रखोगे तो कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। अब यहाँ पे अगर गौर से देखो तो पहले 7 मिला फिर 13 13 मिला। ये कैसी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी कैसा रहेगा, सही रहेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में बोला जा रहा है कि यदि 2 की पावर 3 × 3 × 5, ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 2 की पावर 3
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। b बराबर दिया गया है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। बोला गया है इनका क्या निकालना है, एलसीएम बताना है, यानी कि लाशा a, b क्या होगा। ठीक है, तो लाशा a, b, ठीक है, लाशा निकालना है। तो लाशा एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि कॉमन पद की अधिकतम घात को लेते हैं। तो कॉमन पद क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, और 2 की अधिकतम घात क्या है, यानी कि एलसीएम a, b इक्वल 2 की अधिकतम घात 4 है, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या आएगा, देखिए एक कॉमन पद और हो रहा है 5, यहां तो दोनों की घात कैसी है, इक्वल है, तो 5 ही आएगा। उसके बाद जो बचा है उसको भी लेना है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करोगे, 5 का 3 में करोगे 15, 15 का 7 में करोगे तो 105, और 16 का मल्टीप्लाई 105 के साथ करोगे कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 एकम 16, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम बनेगा वो 1680 बनेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठना, जो सवाल मैं सॉल्व करवा रहा हूं वो आप सवाल सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, सवाल नंबर 9 में बोला जा रहा है यदि m एक धन पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अभी मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में, पिछले सवाल में बताया था कि विषम पूर्णांक निकालने का मेथड क्या होता है, m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो m बराबर क्या रखोगे, m बराबर रखोगे 1 2 3 4, इस प्रकार से अनंत तक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद धनात्मक पूर्णांक हो गया m। अब मुझे क्या करना है, विषम पूर्णांक ढूंढना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन दिया गया है 4m + 2, दूसरा ऑप्शन 4m + 4, तीसरा ऑप्शन 4m + 1। तो अभी अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब चेक किया था q के लिए, तो q बराबर ऑप्शन क्या मिला था मेरे को, q जब धन पूर्णांक था तो हम लोगों ने जब चेक किया था तो q के लिए धन पूर्णांक क्या मिला था, वहां पे 6q ऑप्शन था, 6q + 2 था और 6q + 1 था। यानी कि यहां भी ऑप्शन अगर हम चेक करें 4m + 1 को डायरेक्टली, तो 4m + 1 को चेक करने के लिए m बराबर 1 रखेंगे, 4 × 1 + 1, तो 4 × 1 करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 में +1 करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। फिर m बराबर जब 2 रख दोगे तो क्या मिलेगा, 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 8 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम m बराबर 3 रख के एक बार और चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या संख्या पलटती है या जो संख्याएं मिल रही, जिस प्रकार की संख्या मिल रही है उसी प्रकार की संख्या मिलती है। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 12 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि अगर गौर से देखें तो कि 4m + 1 एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें m बराबर धनात्मक पूर्णांक कह सकते हो, m बराबर प्लस की संख्याएं रखने पर हर बार मुझे एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 में देखिए क्या बोला जा रहा है। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है, क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है इस वीडियो को जितना हो सके। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 में बोला जा रहा है कि संख्या 2.13113 ठीक है, फिर 1 को रिपीट किया गया है 4 बार, फिर से 3। यानी अगर इस संख्या में गौर से अगर तुम देखोगे तो इस संख्या में क्या हो रहा है, इस संख्या में 1 का रिपीटेशन तो चल रहा है, लेकिन 1 का रिपीटेशन लगातार बढ़ता हुआ चल रहा है। तो पूछा गया है कि यह संख्या किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पूर्णांक संख्या है, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या है,
तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या है और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरीके की संख्या आपको मिल जाए, ठीक है, जहां एक अंक का रिपीटेशन क्या हो रहा हो, रिपीटेशन तो हो रहा हो लेकिन उस संख्या का रिपीटेशन लगातार बढ़ रहा हो, पहले एक बार आएगा, फिर 2 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा, फिर 4 बार आएगा, इस तरीके से अगर रिपीटेशन बढ़ रहा है किसी एक संख्या का, बाद बाकी के दशमलव के बाद वाली संख्याएं जो हैं वो स्थिर रहती हैं, यानी कि एक जैसी बनी रहती हैं, तो और सिर्फ एक अंक आपका क्या हो रहा है, लगातार रिपीटेशन में चल रहा है, रिपीट हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार, उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इस प्रकार की संख्या जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 10 सवाल तक कवर कर लिया है। चलिए चलते सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 में बोला जा रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक है, यानी कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक आपको बताना है। 2 का घातांक का मतलब क्या हो गया, यानी कि 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, वहां पर मुझे यह देखना है कि 2 का रिपीटेशन कितने बार हुआ है, यानी कि 2 कितने बार आया है उस 144 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। चलिए कर लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड 144 के, और देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि 3, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 5। देखते हैं कि 2 का रिपीटेशन कितने बार हुआ, यानी कि 2 का घातांक कितना बना। 2 से डिवाइड करोगे 2 से 7 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 3 6, 1 बचा, 2 को दे दिया 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। अब गौर से देखो 9 संख्या आ गई, 2 से डिवाइड तो होगी नहीं, 2 कितने बार आया, बोलेंगे सर 2 4 बार आया। तो उसने पूछा क्या था आपसे पूछा था कि 2 का घातांक क्या बनेगा। घातांक का मतलब होता है कि इसका 2 का पावर कितना बनेगा, तो 2 का पावर कितना बन रहा है 4, तो 2 का पावर 4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, सवाल नंबर 12 में बोला जा रहा है यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, a और b कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन मैंने तो आपको क्या बताई थी, अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन बताएगा कोई, अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं, केवल और केवल कितने 2, एक तो स्वयं होगा और एक 1 और होगा। वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड वे अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड केवल कितने होते हैं 2 होते हैं, स्वयं होगा और 1 होगा, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो बोला गया है कि a और b 2 ऐसी संख्याएं हैं, कई संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए बी का लाशा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी और ऑप्शन नंबर डी a अपॉन बी। ठीक है, अगर गौर से देखो, हम मान लें कि थोड़ी देर के लिए a और b नहीं है, उनकी जगह पे अन्य अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि 5 ले लो और 7 ले लो, 2 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं इनका लाशा निकालूं तो लाशा का मतलब क्या होता है, लाशा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो, यानी कि उस संख्या को ढूंढना है जो संख्याएं दी गई हैं उनसे पूर्णतः डिवाइड हो जाए, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, उस संख्या को ढूंढना होता है। एलसीएम का मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो 5 और 7 का अगर एलसीएम निकालोगे तो दोनों का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 × 7। इसी प्रकार अगर a और b का लाशा निकालोगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, निकल के आ जाएगा
ए बी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चित्रकूट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि मान लो दो परमेय संख्याएं हैं तुम्हारे पास, एक तो 2 है, दूसरी 3 है, दोनों की दोनों परमेय संख्याएं हैं। बोला गया है कि इन दोनों के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। आपका ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है कि पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन अनंत। तो पता होना चाहिए कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं हो सकती हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर चौथे में लिख रहा है डी फॉर देवसेना। ठीक है, डी फॉर देवसेना। सवाल नंबर 14 में बोला जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का माशा कितना होगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। जल्दी से कमेंट करिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है? भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन होती है वह संख्या जिसके गुणनखंड कितने हो, 2 से अधिक। ठीक है, वह संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो आपकी 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। तो 4 के फैक्टर करोगे क्या मिलेगा? 2 × 2। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? बोलेंगे सर सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2 के फैक्टर करोगे तो 2 × 1 बनेगा। ठीक है, बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं का माशा क्या होगा। तो माशा के लिए क्या करते हो? कॉमन पद को उठाया जाता है। तो HCF क्या बनेगा? यहां देखोगे गौर से तो 2 कितने बार कॉमन हो रहा है कि बोलेंगे सर 2 एक बार ही कॉमन हो रहा है। तो इसका HCF क्या बनेगा? 2 बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बी फॉर बॉल। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15, 15वें सवाल पर। 15वें सवाल में बोला जा रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। छियानवे का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, बी ऑप्शंस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तीसरा ऑप्शन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और चौथा ऑप्शन 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। ठीक है, तो देखते हैं 96 के फैक्टर करने पर मुझे क्या मिलता है। 96 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1। यानी 2 कितने बार आया? तो 2 आया आपका 5 बार और 3 कितने बार आया? 3 आया 1 बार। ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या बोला जा रहा है। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि 6, 8,
एवं 22, 6, 8 एवं 22 का लाशा तथा माशा का अनुपात है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 132:1, ऑप्शन नंबर 2 2:22, ऑप्शन नंबर 3 8:6, ऑप्शन नंबर डी 12:3। ठीक है, तो 6, 8 एवं 22, 6 के फैक्टर करोगे क्या मिलेगा? 2 × 3 मिलेगा। 8 के फैक्टर करोगे 2 की पावर 3 मिलेगा। और 22 के फैक्टर करोगे क्या मिलेगा? 22 के फैक्टर करने पर मुझे मिलेगा 2 × 11। अगर माशा की बात करते हैं यानी कि HCF की अगर बात करेंगे तो 2 कॉमन हो रहा है, और HCF में क्या करते हो? कॉमन पद की न्यूनतम घात को उठाते हो, सिर्फ 2 हो जाएगा। LCM की बात करोगे तो LCM में क्या आएगा? कॉमन पद की अधिकतम घात उठाओगे, उसके साथ साथ जो पद बच गए हैं उनको भी लेना पड़ेगा, उनको भी इंक्लूड कर लेना है। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। 8 का मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ कितना हो जाएगा? 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करने पर 24 हो जाएगा, और 24 का मल्टीप्लाई 11 में करने पर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 264 हो जाएगा। अब बोला क्या गया है? बोला गया है कि LCM और HCF का रेशियो, अनुपात क्या होगा? तो LCM और HCF का रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे? डिवाइडेशन कर दो, यानी कि LCM को HCF से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करो कितने बार हो जाएगा? 132 अपॉन में कितना? 1। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा 132:1। ऑप्शन नंबर ए फॉर इलाहाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 17। बोला गया है 2 लगातार संख्याओं का माशा। क्या बोला गया है? बोला गया है 2 लगातार संख्याओं का माशा है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। 2 लगातार संख्याएं, कोई सी भी 2 लगातार संख्याएं ले लो। 2, 3 ले सकते हो, 3, 4 ले सकते हो, 5, 6 ले सकते हो। ये सब की सब क्या है? लगातार संख्याएं हैं। अब इनका अगर हम HCF निकालेंगे, 2 के फैक्टर करने पर क्या मिलेगा? 2 के फैक्टर करने पर मिलेगा 2 × 1। 3 के फैक्टर करने पर मिलेगा 3 × 1। अगर यहां पे अगर गौर से देखो तो कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन तो 1 ही हो रहा है ना। तो लगातार 2 संख्याएं अगर लेंगे तो उनका HCF अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा 2 लगातार संख्याओं का HCF 1 ही बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 18। 18 में बोला जा रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, या कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। 5005 के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आपका ये सवाल जो है वो आपको प्रश्नावली आपकी 1.1 प्रश्नावली का पहले सवाल का चौथा ऑप्शन, चौथा सवाल हो या 5वां सवाल हो, पहली प्रश्नावली जो है उसमें आपको चौथा या पहले सवाल का चौथा ऑप्शन या 5वां ऑप्शन दिया गया है। उसमें भी आपसे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ही बोला गया है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे कि इस सवाल में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसके अभाज्य फैक्टर कर लेने हैं, जो अभाज्य संख्याएं आएंगी उनको काउंट करके बताना है कि कितने अभाज्य गुणनखंड हुए। 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे। चलिए सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है? सवाल नंबर 19 में बोला जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है।
अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का माशा निकाला था। तो माशा कितना आया था? बोलेंगे सर 2 आया था, पिछले सवालों में था। ठीक है, अब बोला गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 4। तो बताएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो सर 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो सर 4 होती है। ठीक है, दोनों के क्या करने हैं? दोनों के गुणनफल निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे कितना आएगा? 8 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 20 प्रश्न कर लिए हैं, चलते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। 21 में देखिए क्या बोला जा रहा है। 21 में बोला जा रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यानी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे गए हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। क्वेश्चन क्या करता है? वो घुमा घुमा के पूछता है। आपको आंसर तो पता होता है, लेकिन आंसर पता होने के बावजूद भी आप सही आंसर टिक करके नहीं आ पाते हो। क्यों नहीं आ पाते हो? क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे घुमा के पूछ लेता है कि आपको आंसर पता होने के बावजूद भी आप उसका गलत आंसर टिक करके आ जाते हो। ठीक है, तो इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। इस प्रकार का हम लोगों ने सवाल थोड़ी देर पहले किया था, जहां पर p एक धन पूर्णांक था, वहां पे हम लोगों को क्या करना था? सम धन पूर्णांक ढूंढना था। उसमें भी ऑप्शंस दिए गए थे। इसके 4 ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि m+2, 2m+1, 2m और 2m-1। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि m के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं। m बराबर मान लो, अगर यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरीके की संख्याएं हैं। अगर ऑप्शन नंबर 1 में रख के देखोगे, m+2 है तो m+2 ऑप्शन नंबर 1 है आपका। अगर इसमें 1 रखोगे तो 1+2 यानी कि 3 मिलेगा। फिर उसके बाद 2+2 4 मिलेगा, यानी कि पहले विषम संख्या उसके बाद सम संख्या। तो पहला ऑप्शन कैंसिल, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 2m+1, 2m+1 यहां भी रखोगे तो 2 × 1+1 कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, विषम हो गया। ऑप्शन दूसरा भी कैंसिल, ऑप्शन पहला भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर 3 2m, 2 × 1 2 मिला, सम संख्या है। अगला चेक कर लेते हैं, 2 × 2 = 4 मिला, यह भी सम संख्या है। यानी अर्थात ऑप्शन नंबर सी कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी कैसा रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में बोला जा रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश डैश से। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 13,986 संख्याएं ली गई हैं, प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याएं ले ली गई हैं, ठीक है ना। अब उनको जोड़ दिया गया है तो उनका योग मान लिया गया है कि n आएगा। तो मुझे यह बताना है कि जो n है वो किस प्रकार की संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, वो संख्या विषम होगी या संख्या सम होगी। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर डी 8, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस सवाल को थोड़ा सा। क्या किया गया है? बोला गया है कि 13,986, ठीक है ना, ये प्रथम अभाज्य संख्याएं हैं।
क्या किया गया, 13,986 प्रथम अभाज्य संख्याओं को लिया गया है। इसमें अगर गौर से देखें तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 इस प्रकार से होती है ना संख्याएं। इसमें केवल और केवल एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, जो कि 2 है। 2 ही केवल एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो अर्थात कह सकते हो कि सम अभाज्य संख्या जो होगी वो 2 कैसी है, सम अभाज्य है। ठीक, आगे की जो संख्याएं होंगी 3 से लेकर 3, 5, 7 ये जो संख्याएं डॉट 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 13,985 तक, एक संख्या तो हमने यहां से निकाल दी, एक तो ये निकल गई, और 3 से लेकर 13,985 संख्याएं जो होंगी अभाज्य, वो सारी की सारी कैसी रहेंगी, विषम संख्याएं रहेंगी, विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, कैसी रहेंगी, विषम अभाज्य संख्याएं रहेंगी। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि 2 यानी कि एक सम संख्या को और एक विषम संख्या को, ठीक है ना, एक सम संख्या को और विषम संख्या को आपस में जोड़ा जाएगा, जैसे कि मान लो 2 और 3 को जोड़ा जाएगा, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। या कह सकते हो 10 + 5 करोगे, ये सम है ये विषम है, तब कितना आएगा, 15 आएगा। यानी कि सम और विषम संख्याओं को अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी, तो बोलेंगे सर विषम यानी कि विषम संख्या प्राप्त होगी। कैसी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी, जो कि एक विषम संख्या से ही डिवाइड होगी, ना कि सम संख्या से। तो इसमें आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं आपको 6, 4, 8 और इनमें से कोई नहीं। तो 6 भी एक सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है और 8 भी एक सम संख्या ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर लास्ट यानी कि डी फॉर देवसेना, इसका ऑप्शन नंबर डी कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा किस प्रकार से, क्योंकि 13,986 जो संख्याएं थी प्रथम अभाज्य संख्याएं, उनमें से एक ऐसी संख्या थी जो सम भी थी और अभाज्य भी थी। बाद बाकी की 13,985 संख्याएं जो होंगी वो विषम संख्याएं होंगी। अगर सम संख्या में विषम संख्या को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है, जो कि एक विषम संख्या से ही डिवाइड होगी, ना कि सम संख्या से। और आपके ऑप्शंस में दिया गया था, सारे के सारे ऑप्शंस जो थे वो सम संख्याओं के रूप में दिए गए थे। तो आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना है कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। एक बार चेक कर लेना कि ऑप्शंस किस प्रकार के दिए गए हैं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 23 की ओर। बोला गया है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह है। क्या बोला गया है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि वह संख्या जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं आपके, 240, 1600, उसके बाद 2400 और उसके बाद 3600। अब पूर्ण वर्ग बोला गया है तो इसमें से 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे कट हो जाएंगे। कौन कौन सा, 240 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, 2400 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। संख्या यानी कि आपके पास ऑप्शंस बचे सिर्फ 2, कौन कौन सा, 1600 और 3600, क्योंकि ये 40 का वर्ग होता है और ये 60 का वर्ग होता है। ठीक है, 2 ऑप्शन हो देख के ही कैंसिल हो गए, क्योंकि उसने बोला था कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, अब बोला गया है कि 16, 20 और 24 से ये संख्या, इनमें से वो संख्या ढूंढनी है जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। ठीक है भाई, ढूंढते हैं।
तो 16, 20 और 24, इनसे क्या करना है, इनसे वह संख्या ढूंढनी है जो पूर्णतः डिवाइड हो जाए। देखते हैं क्या डिवाइड हो जाएगा। 16 से डिवाइड करोगे इसको, डिवाइड हो जाएगा। 20 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा। क्या 24 से डिवाइड होगा? 24 में क्या आ जाता है, 24 के अगर फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, और इन दोनों के फैक्टर करने पर क्या मिलता है, केवल और केवल सम संख्या। तो 16 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है। 16 के फैक्टर करने पर मुझे 2 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त नहीं होगा। और 36 के फैक्टर करने पर अगर 36 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो मुझे 3 प्राप्त होगा। देखिए 2 4 3 12, 12 3 36, तो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। अर्थात कह सकते हो कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इन 4 ऑप्शंस में कौन सी होगी, तो बोलेंगे सर 3600 होगी, जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगले पे चलते हैं, सवाल नंबर 24 की ओर। सवाल नंबर देखिए 24 में क्या बोला जा रहा है। सवाल नंबर 24 में बोला जा रहा है कि 6x की पावर 4 y एवं 12xy का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है माशा क्या है, यानी HCF क्या है। तो 6x की पावर 4 बाई, ठीक है, उसके बाद 12xy। अगर इनके HCF की बात करोगे, देखिए HCF में क्या होता है, जो कॉमन हो जाए। 6 के गुणनखंड करने पर 2 और 3 मिलेगा, 12 के गुणनखंड करने पर 2 3 2 2 3 मिलेगा। ठीक है, चलो 2 3, x की पावर 4 है, मतलब x मल्टीप्लाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई लिख दिया मैंने, क्योंकि यहां तो केवल x ही है। 12 के फैक्टर करने पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मिलेगा, x मिलेगा और मल्टीप्लाई में y मिलेगा। अगर गौर से देखो 2 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, एक x कॉमन हो रहा है और y कॉमन हो रहा है। सबका फैक्टर करने पर क्या, सॉरी, सबके गुणा करने पर क्या मिलेगा, 2 3 6 x y। 6xy किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो बोलेंगे सर 6 ऑप्शन जो, सॉरी 6xy जो है वो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है कि √10 तथा √15 बराबर है। √10 और √15 किसके बराबर है, आपको दिए गए हैं ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। और पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए 5√6, ऑप्शन नंबर बी 6√5, ऑप्शन नंबर सी √30, ऑप्शन नंबर डी √25। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपका 5√6, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 6√5, तीसरा ऑप्शन √30 और चौथा ऑप्शन √25। सवाल आपको दिया गया है कि अंडर में 10 है, मल्टीप्लाई में √15 है। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, 10 के फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5। इधर 15 के फैक्टर करोगे कितना मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 5। अगर गौर से देखोगे 5 2 बार आ गया, मतलब 5 का पेयर बन गया। करड़ी 2 की है तो 5 का पेयर बन गया, तो 5 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6। यानी कि इसका राइट आंसर जो बनेगा वो 5√6 बनेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को
लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लें जिससे कि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से बहुत जल्द प्राप्त हो सके। मिलते हैं हम लोग अगले एक और लेक्चर में। आपके क्वेश्चंस जो हैं 1 से लेकर 25 तक मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करवा दिए हैं। जो एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही हुई है उसको हमने कवर कर लिया है, यानी कि 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक। आगे के जो क्वेश्चंस हैं कल मैं करवाऊंगा अगली क्लास में 26 से लेकर, कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आप इसमें बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर करवा लूं, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में मैंने जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो लगभग आपके 70 से 75 तक हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल सारे के सारे आपके क्या करवा दूं, कवर करवा दूं। कल के लेक्चर में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी साथ जय हिंद, जय भारत।